हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल। कुछ लोग इसे यूपी का जीके बोलते हैं, लेकिन हम इसे यूपी का जीएस बोलेंगे, क्योंकि यूपी को हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड में करेंगे। एक बार यहाँ से जब आप यूपी की सारी जीके या जीएस पढ़ लोगे, फिर आपको चाहे यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, और बीपीओ एग्जाम जिसके लिए ये क्लासेस चल रही हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब से शुरू किया, ये वो कॉमन उससे इंटेलिजेंस से ही हल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एक दो आएंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले 2-3 मिनट हम एक ओवरव्यू बनाने में, आपकी एक समझ बनाने में लेंगे। इसके बाद ये पूरा कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यूपी का इतिहास, इसमें आपको पढ़ना क्या है। देखो, यूपी के इतिहास में वही चीज आपको पढ़नी है जो आप इंडिया का इतिहास पढ़ते हो। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? अगर ओवरऑल देखो तो 3 भाग हो गए। सबसे पहले प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। आज की क्लास में हम यूपी का पूरा प्राचीन इतिहास देख लेंगे। जब हम प्राचीन इतिहास देखने जाते हैं तो प्राचीन को फिर से हमने कुछ भागों में बांट लिया है। तो ये तो सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल। प्राचीन में पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझ लें सारी चीजें, यहीं से आपका एक माइंड मैप बन जाएगा। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और आधुनिक। पुरापाषाण तब माना जाता है, पाषाण से ही समझ में आ गया कि मनुष्य पत्थरों का यूज करता था, ठीक है। तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण, आधुनिक मतलब नवपाषाण की बात हो रही। यहाँ पे व्यक्ति पत्थरों का यूज कर रहा है, यहाँ पे भी पत्थरों का, यहाँ पे भी, लेकिन धीमे धीमे इसका विकास होता जा रहा है। तो पुरापाषाण हम मेनली देखते हैं जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से 12,000 ईसा पूर्व तक। कुछ लोग इसको 10,000 तक भी मानते हैं, कुछ लोग इसको 14,000 तक मानते हैं। डेट्स में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मध्य पाषाण माना जाता है 12,000 से आपका, या कहीं कहीं 10,000 भी है। तो 12,000 या 10,000 से लेके आपके 6,000 तक, कहीं इसको 9,000 तक भी माना जाता है। जैसा मैंने बोला, सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो कोई डेट्स का यहाँ क्लियर तो है नहीं कि कहीं से कोई आपको साहित्यिक साक्ष्य मिले हो। तो उससे सब जगह अपने अपने वो हैं, डेट्स कभी पूछी नहीं जाती हैं। तो ये हो गया मध्य पाषाण। फिर हो गया नवपाषाण। नवपाषाण को बोला जाता है क्रांति का काल, क्योंकि क्रांति मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिसने मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया था। जैसे मनुष्य आग का प्रयोग करना सीखा था। आविष्कार पहले हो गया था लेकिन प्रयोग करना यहाँ सीखा। कृषि का आविष्कार हो जाएगा। कृषि का जैसे आविष्कार होगा तो अब जो खाना वगैरह भोजन के लिए मनुष्य इधर उधर भागता था ना, उसके लिए अब भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो स्थायी आवास बनाएगा। जब वो स्थायी आवास बनाएगा तो कुछ नियम बनेंगे, क्योंकि समाज आसपास जुटेगा। नियम बनेंगे तो यही परंपराएं बनेंगी और धीमे धीमे धर्म का विकास भी होगा। तो ये आधार यहाँ से बना, ठीक है। पहिए का आविष्कार होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपकी नवपाषाण काल में आएंगी, इसलिए इसे बोला जाता है क्रांति का काल। हमें क्या पढ़ना है कि प्राचीन कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इंडिया में जब देखते थे तो इंडिया का पढ़ते थे, अभी हम पूरा फोकस करेंगे यूपी का। मध्य पाषाण कालीन स्थल, चाहे इंडिया की आप हिस्ट्री में जाओ तो मैक्सिमम स्थल यूपी के हैं, प्रतापगढ़ जिले और इलाहाबाद के आसपास, और यूपी में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसके बाद नवपाषाण कालीन स्थल देखेंगे हम यूपी में कौन कौन से हो, कहाँ से क्या मिला। बस इतना ही आपको, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें ये आता है, ठीक। पाषाण काल के बाद हम चले जाएंगे तो जैसे ही सभ्यता का विकास होगा आपका आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता के बाद थोड़ा बहुत ताम्र पाषाण देखेंगे। देन वैदिक युग आ जाएगा। तो वैदिक में 2 काल हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इसके बाद क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में लोहे का हो जाएगा आविष्कार, या लोहे की खोज हो जाएगी। और इससे क्या होगा, एक तो ये जंगलों को साफ करेंगे, साफ सफाई हो गई। दूसरा, युद्ध में प्रयोग करेंगे तो लंबी दूरी तक जाएंगे। तीसरा, इसी समय पे भूमि की अवधारणा आ जाएगी तो लोग अब भूमि के लिए युद्ध होने लगेंगे। तो इससे साम्राज्य की एक स्थापना और विस्तार का कार्य चलेगा यहीं से। दूसरी चीज, खेती। जब लोहे का हल बनेगा तो खेती क्या होगी, खेत की जुताई गहरी होगी और पैदावार ज्यादा होगी। तो इस सब ने यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास कर देंगे, और यहाँ से जो जन थे वो बन गए जनपद।
उत्तर वैदिक काल में। आगे चल के ये बनेंगे महाजनपद, और महाजनपद एक छोटे छोटे राज्यों का संकेत था। आगे चल के यही विशाल राज्य बनेंगे। तो अगला जो काल आएगा वो आएगा महाजनपद काल। जब हम महाजनपद काल देखेंगे उसी समय पे आपके बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी चल रहा होता है। यहीं पे महाजनपद काल में कुछ वंश आएंगे, जैसे हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन वगैरह, इनके बारे में देखना था। लेकिन यूपी में जो काम हुआ होगा वो देखेंगे। ये कहाँ पे है स्थित? आपके पाटलिपुत्र, पटना में। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश। इन सब वंशों को देखने के बाद फिर सीधा आप चले आ जाओगे मौर्य वंश। घनानंद की हत्या करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना होगी। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद जब आपने मौर्योत्तर देख लिया, देन आएंगे आपके कुछ, यहाँ पे मौर्योत्तर काल में ही आएंगे हिंद यवन। ये ऑर्डर भी पूछा जाता है। सबसे पहले इंडिया में हिंद यवन आए थे विदेशी, फिर शक आए थे, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, कौन आए थे ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो इन सबको देखेंगे जो विदेशी शासक आए, इंडिया में आए, और इनको इंडिया ने ही अपना लिया, इन्होंने इंडियन संस्कृति अपना ली, और यहाँ ब्रात्य क्षत्रिय का इनको दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इनको देखने के बाद फिर आएंगे आपके मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल। गुप्त काल के सारे शासकों को देखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे आपके क्या? हर्षवर्धन एक फेमस शासक होंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे अधिकार को लेके आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश का। वो देखेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि ये यूपी के लिए हुआ है। देन कुछ और छोटे छोटे शासक, गहरवाल वंश हो गए, मौखरी वंश हो गए, इनको देखेंगे। और यहाँ आपकी एंशियंट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको क्या चाहिए? शासक का नाम, डेट, कब से कब तक, उसका राज्य क्षेत्र, उसके युद्ध, उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, ये चीज़ें, और फिर कुछ उसने कार्य किया है, जो निर्माण कार्य हो, चाहे कला संस्कृति के लिए हो, कुछ भी हो, बुक हो लिखी हो, ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे तो बस इतना ही आपको हर एक शासक और वंश के बारे में पढ़ते जाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ओवरव्यू। अब सीधा शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्या? यूपी का इतिहास, वो भी प्राचीन इतिहास। तो संपूर्ण इतिहास को जैसा मैंने बताया 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन इतिहास की बात हो रही, ठीक। तो 3 भागों में जो मैंने बताया था वो क्या था? एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास को किस में बांट दिया गया? अलग अलग उसमें काल में। तो यहाँ पे संपूर्ण इतिहास की बात हो रही पाषाण काल की। तो संपूर्ण पाषाण काल कर लेना। यहाँ पे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अगर इतिहास को भी देखो तो एक हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राक मतलब होता है पहले का। प्राक प्लस ऐतिहासिक, दैट मीन्स इतिहास के पहले का काल की बात हो रही। जब इतिहास के पहले के काल की बात हो रही, दैट मीन्स इतिहास इस टाइम पे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं थे। इसका मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है यहाँ पे। तो प्राक ऐतिहासिक काल वो कहलाता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य ना मिले हों, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई से मिलते हैं वो मिले हों, लिखित साक्ष्य नहीं। वो क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा साक्ष्य क्या होता है, और ये कब से कब तक चला? मानव उत्पत्ति से लेके ऐसा माना जाता है 3000 ईसा पूर्व तक आपका प्रागैतिहासिक काल था। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो है लेकिन आधा है। आधा है मतलब यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन ये जिस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं, इस लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, तो समझ में नहीं आया ये क्या लिख के गए। जैसे हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था? इनकी लिपि थी बुस्त्रोफेदन। इतने ज़्यादा फैक्ट देंगे, ध्यान रखना, जितना आपकी पीडीएफ है उससे 2 से 3 गुनी चीज़ें बोल के बताई जाएंगी। एक एक चीज़ नोट कर लेना। कुछ स्टूडेंट इतने नॉन सीरियस होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उनको कितना भी पढ़ाओ, कितनी भी अच्छी चीज़ें दो, उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। उनका फिर अच्छे पैमाने पे जो भला होता है ना, वो नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो पिछली हमारी हिस्ट्री की क्लासेस थी, लोग चिल्ला रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट में पता नहीं कहाँ से बाहर आ गया ये वो।
आप पिछली क्लासेज यूट्यूब पे जाके देखो, कम से कम 1.5 या 2 साल पहले की पड़ी हुई है हिस्ट्री की, यूपी की। वो क्लासेज में जब कल किसी स्टूडेंट ने डाला था 6 या 7 क्वेश्चंस डाले थे उसने कि डायरेक्ट आए थे सर। ठीक है, ये आया था कि आपकी अवंती की इसकी कहाँ की राजधानी पूछी थी, कौशल की राजधानी पूछी थी, वो क्वेश्चन आपका आया गया था। इसके बाद मतलब 6-7 क्वेश्चन उसने डाले थे कि कितने उसमें महानगर हैं यूपी में, वो आया था नगर निगम कितने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका वहीं से ही था जितना कराया था। इस बार हिस्ट्री हम और ज़्यादा डिटेल में करा रहे हैं, लेकिन जैसा बोला कि पीडीएफ में हर चीज़ नहीं रहती है, बहुत सी चीज़ें मैं बोल के बताता हूँ, वो जरूर नोट कर लेना। तो इनकी लिपि क्या थी, बुस्त्रोफेदम चित्राक्षर लिपि थी। खास तौर से हिस्ट्री वगैरह या जीएस के सब्जेक्ट में तो इतना बता दूंगा कि एक टीचर जो पीडीएफ खोल के भी रखेगा ना, उसकी भी हिम्मत नहीं इतनी चीज़ें बता दे। ये चित्राक्षर लिपि क्या थी, चित्र भी थे अक्षर भी थे। और इसमें आगे चलो तो ये लिपि कहाँ से कहाँ, वैसे नॉर्मली हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ये थी दाएं से बाएं। ठीक है, एक और खरोष्टी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, आरमाइक लिपि जो थी उसी से निकली हुई थी खरोष्टी। तो ये जो हिस्ट्री के रेगुलर क्लासेज हैं उसमें और ज़्यादा डिटेल में होगा कि खरोष्टी आई कहाँ से, आरमाइक कहाँ से आई, है ना, हिंद यवन कहाँ से आए, कैसे लेके आए। अब आते हैं फिर से, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कलन का प्रचलन तो था, परंतु इस काल की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए आद्य ऐतिहासिक है। इसका समय वैसे माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के लिखित ग्रंथ हमारे पास हैं, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। वैदिक काल का ऋग्वेद है हमारे पास, ऋग्वेद का लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ऋग्वेद क्या है, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया गया, तो ऋग्वेद ऐसे हमारे पास आया। ठीक है, तो 3000 से 600 ईसा पूर्व तक इसके साथ मतलब ये समय का माना जाता है। उदाहरण सिंधु सभ्यता और वैदिक युग। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसके लिखित साक्ष्य भी हमारे पास हैं, हमने उसको पढ़ भी लिया है, ये समझ भी लिया है। इस बारे में अगर हम देखें तो जो आपके टी प्रिंसिप थे, जेम्स प्रिंसिप, जिन्होंने 1837 में आपकी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले की बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मी लिपि में ही लिखी थी और इन्होंने इसको पढ़ा। तो लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा भी गया। समय क्या है, 600 ईसा पूर्व के बाद का काल। आगे आते हैं पाषाण काल। फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। बहुत ज़्यादा डेट्स में नहीं जाना है, डेट्स की बात पहले हो चुकी है। अगर पुरापाषाण देखो तो इसको फिर से 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण। निम्न, मध्य, उच्च पुरापाषाण। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल यूपी स्पेशल में तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी के लिए भी अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेनली इनका फोकस रहता है जो पुरापाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जैसे भीमबेटका वगैरह, यहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला। स्टार्टिंग में जो यूज करते थे ब्लेड, ब्यूरिंग, फ्लेक और कोर जो उपकरण होते थे उनकी बात होती है और कुछ स्थानों की बात होती है। मध्य पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके मैक्सिमम स्थल आपको कहाँ से मिले हुए हैं, यूपी से ही मिले हैं। नवपाषाण काल, तो पुरापाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं यूपी से। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यूपी का नाम, एक तो ये समझ लो मध्य देश बोला जाता था यूपी को, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित था। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है वो बेलन नदी घाटी है। बेलन नदी घाटी और सोवन नदी घाटी, सोवन नदी घाटी आपकी पाकिस्तान में है, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और बेलन आपकी कहाँ, यूपी में। कहाँ पे स्थित है, टोंस नदी जो है आपकी उसकी सहायक नदी है और ये कहाँ से बहती है, सोनभद्र से। यहाँ से तीनों पुरापाषाण काल के जो तीनों होते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, तीनों काल के अवशेष मिले हुए हैं कहाँ से, बेलन नदी घाटी से। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो GR शर्मा प्रोफेसर थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे एक जगह है लोहिदा नाला, इसके समीप से एक हड्डियों की निर्मित मतलब अस्थि निर्मित मातृ देवी की सुंदर मूर्ति मिली है। तो क्वेश्चन यही आता है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो लोहिदा नाला बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ के निवासी आरंभ में क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है, क्वार्टजाइट, इससे बने औजारों का प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में वो क्या है, जैस्पर और चर्ट, ये भी पत्थरों के रूप हैं, इससे बने फ्लेक औजार। फ्लेक औजार कैसे बोलते हैं,
यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता देना, जो टॉप टीचर भी होगा ना यूपीएससी वाला, वो भी एक लेक्चर में इतनी चीज़ें नहीं बताएगा आपको। यूपीएससी की बात करें, पीसीएस वालों की तो इधर उधर भटकने की भी वो नहीं हिम्मत। ठीक है। एक होता है कोर औजार, पत्थर जैसा है ना वैसे ही रहे, एक कोर होता है। दूसरा होता है फ्लेक औजार। फ्लेक औजार मतलब पत्थर को आपने तोड़ दिया तो नुकीला हो गया, घिस दिया, उसको पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक औजार। इसका तो चर्च से बने फ्लेक औजारों का उपयोग होने लगा था। दैट मीन्स सभ्यता का थोड़ा विकास हो गया। और पत्थरों का यूज किस लिए हो रहा है? एक तो खुद की रक्षा के लिए, और दूसरा क्या, शिकार करने के लिए। आगे चलते हैं। अगर ज़्यादा, वैसे आपके इसमें ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको ये जो आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर, मृदभांड जो संस्कृति है वो भी बता देते कि कहाँ पे पाई जाती थी, कौन कौन से हैं, कहाँ पीजीडब्ल्यू है ना, कहीं एनबीपीडब्ल्यू है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब आते हैं सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी भी आपकी सोनभद्र में स्थित है। सिंगरौली एक जगह है, यूपी की ऊर्जा कैपिटल बोला जाता है। कोयला वगैरह निकलता है अच्छा खासा यहाँ से, और यहीं पे आपके तापी विद्युत घर हैं, ओबरा अनपरा वगैरह भी। ठीक है। और यहीं पे जल विद्युत भी, यहाँ से हाइड्रो पावर भी होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। सोनभद्र में स्थित है। यहाँ से पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं सिंगरौली घाटी से। पुरापाषाण कालीन अवशेष और कहाँ कहाँ से मिले हैं? वाराणसी के पास एक स्थान है चकिया, चंदौली जिला में, यहाँ से भी मिले हैं। अब आते हैं मध्यपाषाण काल। यूपी के मामले में ये इंपॉर्टेंट है। आपका एक बार यूपी मेंस में आया था, उस टाइम मैंने मेंस दिया था, तो यूपी पीसीएस के मेंस में ऐसा आया था कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक कालीन बस्तियां हैं यूपी में, वो कहाँ कहाँ बसी हो, ऐसा उनके बारे में वर्णन करने की बात होती है। दैट मीन्स वो हड़प्पा वैदिक सभ्यता की और गंगा किनारे जो बसा हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। मध्यपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इसके बारे में? सराय नाहर राय बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, महादाहा और दमदमा, और अगला है चौपानी मांडो। ये तीनों आपके प्रतापगढ़ जिले में है ना। सराय नाहर राय, महादाहा और दमदमा, और चौपानी मांडो है आपका इलाहाबाद के पास। सराय नाहर राय से क्या क्या मिला है? झोपड़ी के अंदर फर्श मिला है। ठीक है, झोपड़ी का फर्श। अस्थाई निवास स्थान। 14 समाधान, मतलब झोपड़ी नहीं मिली, ये ध्यान रखना, फर्श मिला है यहाँ से। झोपड़ी के साक्ष्य आपको चौपानी मांडो से मिलेगा। 8 गर्त चूल्हे, शवों का शरीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो शव होते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि जो आपका साउथ है, महापाषाण युग, वहाँ पे क्या होता था कि कब्र जो होती थी नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ में क्या होता था, आपका सिर होता था और यहाँ पे पैर होते थे, ऐसे उसको व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसको समाधि दी जाती थी। और आज भी हम क्या करने लगे हैं, इसी तरीके से समाधि देते हैं। मतलब लेटता नहीं व्यक्ति, अगर आज भी लेटे तो उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं लेटता है। ये इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आपका जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, Fe, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और नॉर्थ और साउथ में आपके पोल होते हैं, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। रात में ब्रेन हेमरेज करना और बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर अस्थिरता आ जाती है, इसलिए भी नहीं सोना चाहिए। बट क्या होता था कि पहले सुना होगा आपने कि उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर करते थे जब व्यक्ति को समाधि देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, पश्चिम की ओर आपके क्या है, सर है, सर पश्चिम में और पूर्व में पैर। अगला, यहाँ से युद्ध तथा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका कि युद्ध तथा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये क्या है आपका, सराय नाहर राय। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। दैट मीन्स ये उनके भोजन को दिखाता है कि इनका भोजन कैसा था, नॉन वेज खाते थे। अगला स्थान है महादाहा, ये भी प्रतापगढ़ जनपद में है। यहाँ से क्या मिला है, युगल समाधियाँ। फिर से देखो समझो, यहाँ से युगल समाधियाँ मतलब स्त्री प्लस पुरुष। तो क्या लगता है, स्त्री पुरुष एक साथ मर गए होंगे क्या हर जगह? ऐसा नहीं है। सती प्रथा, इसका मतलब सिंपल सा है कि सती प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। कालीबंगा से भी आपके सती प्रथा के साक्ष्य मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, तो युगल समाधियाँ, हड्डियों से बने बाणाग्र, तीर और धनुष, बाण मतलब, और सींग से भी बने बाणाग्र यहाँ से मिले हैं। सिलबट्टे का साक्ष्य भी महादाहा से मिला। अब आते हैं दमदमा, यहाँ से भी युगल समाधियाँ मिली हैं, और एक समाधि में तो यहाँ पे 3 शव मिले हैं। हड्डियों से बने बाणाग्र मिले हैं, गर्त चूल्हे मतलब गहराई में जाके जो चूल्हा होता है उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले। अब आते हैं चौपानी मांडो। 3 जो ऊपर वाले थे वो आपके प्रतापगढ़ जनपद में थे,
चौथा आपका चौपानी मांडो है, वो इलाहाबाद की मेजा तहसील में है। झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तनों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। आखिरी स्थान है लेखैया, इसके बारे में पूछा जाता है, ये भी प्रयागराज के निकट है। सर्वाधिक 17 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। अब आते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। जो लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो बताते हैं, जो चीज़ों को जोड़ते हैं, कैसे समझना है, कैसे हर चीज़ का मतलब निकलना है, इस चीज़ को जरूर ध्यान से सुन लिया करो, नोट कर लिया करो। यहाँ से प्री की तैयारी नहीं होगी आपकी, मेंस की भी तैयारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था पहले ये देखो। पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का हो गया, मानव ने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया, और जब स्थायी निवास करेंगे तो एक प्रकार से समाज बनना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रांति का काल। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, अगर पहले के क्वेश्चन आप देखोगे उनका आंसर माना गया है मेहरगढ़, बलूचिस्तान प्रांत में है। कृषक बलूची संस्कृति से ही माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। रोमिला थापर, इनका तो यही कहना है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं जैसे मार्टिमर व्हीलर वगैरह कि इसका विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, बट ये सारी चीज़ें बाद में एक्सेप्ट नहीं की गई। मैंने ये एक्सेप्ट किया गया रोमिला थापर वाला। रोमिला थापर जेएनयू में इन्होंने एक बार, बहुत बड़ी वो हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक लिखी, और ये क्या है, जो लेफ्ट विंग है उनकी हैं। तो जेएनयू में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इनसे बोला था आवेदन दो, पूरा अपना रिज्यूमे दो, जबकि इनका रिज्यूमे, मतलब उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि जो महिला हिस्ट्री की, समझो एक प्रकार से हिस्ट्री लिख रही है, उससे आप रिज्यूमे मांग रहे हो पढ़ाने। तो अपनी अपनी विचारधारा है। ठीक है, फिर से आते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है, और गेहूं और जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले। लेकिन वर्तमान में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में लहौरा देव नामक एक स्थान है, जहाँ से ऐसा माना जाता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, क्योंकि ये वाला जो स्थान है वो है 7000 ईसा पूर्व का, और ये वाला स्थान माना जाता है 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच का है। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आप लहौरा देव लगा के आना, और केवल मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ लगा के आना। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कोलडीबा से मिले हैं। कोलडीबा कहाँ है आपका, प्रयागराज में। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है, इसके बारे में जान लो पहले कि पेड बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। एक, जितने भी आपकी क्लासेज हुई हैं अब तक पंचायती राज की 21 क्लासेज, ये सारी आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगी। 346 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की जो 16 क्लासेज हुई हैं वो भी आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगी। 288 पेजेज की पीडीएफ है। देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं हमारे। 8 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके पहले हो गए थे। देन अभी योजनाओं पे चल रहे हैं, योजनाओं पे भी 4 एमसीक्यूज टेस्ट हो चुके हैं। इस तरीके से ये इतने डिटेल में होते हैं कि आप सोचो कि आपके टॉपिक टोटल 6 दिए हैं, इसको हमने डिवाइड कर रखा था 16 में। ठीक, इसके बाद इन टॉपिक्स में हर टॉपिक पे 150 से 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 प्लस। तो कितनी डिटेल में, जो आपने कंटेंट भी पढ़ लिया है, आप दिन में उसको रिवाइज करो, शाम में टेस्ट दो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगे, एक्स्ट्रा चीज़ें लगे, अपने नोट में ही उसको ऐड कर लो, और बार बार इसी को दोहराते रहो। इससे ही पूरा टेस्ट आ जाएगा, जो भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, फिर कंप्यूटर पे भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज और उनकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। टास्क में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा आपको। टास्क अगर अच्छे से आप करते हो तो आपको सुपर ग्रुप में भी जुड़ने का मौका मिलेगा। ये ग्रुप इस तरीके से हम प्रिपेयर कराएंगे कि 80 प्लस मार्क्स हर आदमी का सुनिश्चित होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और रेगुलर गाइडेंस बराबर ग्रुप कॉल होती रहती है, मिलता रहता है। बैच फीस 299 है। इस नंबर पे पेमेंट करना है। नेम आपको देख लेना ये, और इसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाए तो आपको क्या करना है, या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे उसको स्क्रीनशॉट भेज देना, किसी एक पे भेज देना। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं फिर से क्लास पे। ये तो अभी हमने देखा क्या, प्राक ऐतिहासिक काल। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसा कि बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा चुका, और इतिहास है तो क्या है, लिखित है। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ऐसा माना जाता है कि ये काल था। ताम्रपाषाण काल भी इसी में आ जाता है, और कांस्ययुगीन सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहली धातु कौन सी प्रयोग हुई, तो वो क्या है, तांबा।
हालांकि जो ताम्र पाषाण काल है, इसके काल के जितने भी स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद के मिले हैं, लेकिन तांबा प्लस टिन जब मिलाओगे तभी तो कांसा बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो यूपी से मिले हैं वो हैं आपके कौन कौन से? मेरठ, सहारनपुर, इस जगह पे स्थित हैं। ठीक है, पश्चिमी यूपी में ही ये स्थल स्थित हैं। अब आते हैं हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल मेरठ जनपद में हिंडन नदी के किनारे। हर एक शब्द याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। आजकल यूपी ट्रिपल और यूपी पीसीएस थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। तो मेरठ जनपद में हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर है। ये सबने पढ़ा होगा। सबसे ऊपर आपका मांडा है कश्मीर में, यहाँ पे क्या है आपका? दैमाबाद महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या है? आलमगीरपुर, और यहाँ पे क्या है? सुत कांगेडोर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सबसे पूर्वी हो गया, ये सबसे उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। आलमगीरपुर को एक नाम और दिया गया, परसाराम का खेरा। ये लोकल नाम है, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ से क्या क्या मिला है आलमगीरपुर से? मनके, रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों पर मोर गिलहरी के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक लिपि भी प्राप्त हुई है। इसका मतलब यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अन्य हड़प्पा कालीन बस्तियां देख लो। यहाँ से बहुत यूपीएससी में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एक ना, अगर 4 ऑप्शन है तो 1 या 2 ऑप्शन यूपी के डालेंगे। ठीक है, तो अन्य स्थल कौन कौन से? हुलास, किस जिला में? सहारनपुर, सबसे ऊपर। बड़ा गांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में, कैराना शामली में, और मांडी गांव मुजफ्फरनगर में। अब आते ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य भी मिले हैं प्लस उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के पश्चात क्या किया? सिंपल सी जो मैंने बताया, लोहे की खोज हो गई। लोहे की जानकारी मिलेगी, एक जंगलों को साफ करेंगे, दूसरा हथियार बनाएंगे तो युद्ध भी लड़ेंगे। या जो जंगलों से निकलते थे तो जानवरों के हमले का डर रहता था, वो खत्म हो गया। देन जुताई, गहरी जुताई हो जाएगी तो इससे क्या होगा? खेती और पैदावार बढ़ेगी। प्लस जंगलों को साफ करेंगे तो खेती वाली जमीन भी बढ़ेगी। ये सारे जितने भी फैक्टर है ये काम करेंगे तो आर्य क्या करेंगे? अभी तक जो सप्त सैंधव प्रदेश है, पंजाब, अगर इंडिया का ऐसे नक्शा देखो, ठीक है, तो अगर ये वाला एरिया है, आर अभी यहाँ पे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। 7 नदियां कौन सी थी? वितस्ता, अश्किनी, परुष्णी, शतुद्री, बिपाशा, और एक कौन सी होगी? सिंधु और सरस्वती, है ना। ये 7 नदियां थी। इन नदियों में आर्य रहते थे। अब धीमे धीमे ये पूर्व की ओर, पूर्व में यहाँ पे यूपी मिल जाएगा, यहाँ पे बिहार मिल जाएगा, यहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, तो इसकी जानकारी होने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब की तरफ करेंगे। इस काल के प्रमुख स्थल कौन से जो यूपी में स्थित थे? अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, काम्पिल। मैक्सिमम स्थल आपको पश्चिमी यूपी के मिलेंगे, कुछ स्थल थोड़ा अंदर ये लोग आ गए। अब आते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल में 2 ग्रंथ हैं, एक तो जैन ग्रंथ है और एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है आपका? अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 16 महाजनपदों में से 8 आपके वर्तमान यूपी में स्थित थे, 3 आपके बिहार में स्थित थे, और बाकी थोड़ा बहुत कुछ एक आध दो राजस्थान में और पाकिस्तान में भी थे, तक्षशिला वगैरह, कांधार। ठीक है, तो जिनमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। पहला कौन सा है? कौशल। महाजनपदों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। कौशल वही क्षेत्र है जहाँ पे राजा राम थे, भगवान राम राज करते थे। तो जब भगवान राम थे तब तो सबको पता है अयोध्या थी। हृदय राख कौशलपुर राजा, ये आपने नाम सुना होगा। प्रवेश नगर की जैसे कीजे, है ना, ये वो है चौपाई। तो कौशल जो था आधुनिक अवध का क्षेत्र है। राजधानी इसकी इस टाइम पे महाजनपद काल में इसकी राजधानी उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की कुशावती। श्रावस्ती आपकी पूछी जा चुकी है। इसके राजा थे महाकोशला देव। इन्होंने क्या किया? काशी को जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, काशी जबकि एक अलग महाजनपद था,
लेकिन इतने मजबूत थे कि काशी को जीत के इन्होंने अपने उसमें मिला लिया। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री महाकोशला देवी, इसका विवाह किया मगध साम्राज्य का जो था हर्यक वंशी बिंबिसार इससे, और उसे काशी इन्होंने दान में दे दिया था। आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो ये पूरा वंश क्या है, पितृहंता वंश है। ये अपने बाप की हत्या करेगा और खुद शासक बनेगा। जब ये बाप की हत्या करेगा तो महाकौशला देव जो थे, इनका पुत्र था क्या, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत बहुत गुस्सा होगा और ये इन पर अटैक कर देगा, लेकिन अजातशत्रु इनको हरा देगा, उल्टा पड़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, फिर इसकी पुत्री रहेगी बाजीरा, उसकी शादी कर देगा ये किससे, अजातशत्रु से। ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो अपनी पुत्री महाकौशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया और काशी दान में दिया। जो श्रावस्ती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। राप्ती नदी, उस टाइम पे से इरावदी नदी बोला जाता है, इसके तट पे स्थित था। श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्यों दिए, क्योंकि 4 महीने का जो काल होता है वो क्या होता है, वर्षा काल है ना। कब मानसून आता है इंडिया में, जून में। वैसे जुलाई तक पूरी इंडिया में फैल जाता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने होते हैं मानसून के। वर्षा काल होता है तो ये लोग वर्षावास करते थे, एक जगह रुक जाते थे। तो सारे वर्षावास कहाँ होते थे, श्रावस्ती में। तो जब वहाँ रुकेंगे तो सर्वाधिक उपदेश भी वहीं पे देंगे। ये पूरा हुआ श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ही इनको बहुत सारे भगवान बुद्ध को उपवन या विहार दान में मिलेंगे, घोषताराम, मल्लिकाराम, आगे चल के वो आएगा, ठीक। अब आते हैं काशी। अगला आपका महाजनपद क्या है, काशी, बनारस वाला। राजधानी भी इसकी वाराणसी थी। काशी आज भी फेमस हो। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। शिक्षा, समृद्धि, शिल्प और व्यापार के लिए। ब्रह्मदत्त यहाँ का एक शासक था। इसके शासन में कौशल से इसके बहुत सारे युद्ध हुए थे और अंत में कौशल विजयी हुआ था। और इसी कौशल ने फिर जो महाकौशला देव के टाइम में काशी दान में किसको दे दिया था, मगध साम्राज्य को। कुरु, अगला वंश कौन सा है, कुरु। कुरु वंश ही था कौरव पांडवों का मिला के, ठीक है। तो कुरु साम्राज्य में इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ऐसा माना जाता है इंद्रप्रस्थ को इंद्र ने बसाया था। जब अर्जुन को, अगर महाभारत पे जाओ तो अर्जुन को क्या हुआ, 1 भी इंच जमीन देने से मना कर दिया गया। बाद में ये लोग वनवास काट के आए और किसी प्रकार से चीज़ें सेटल हुई तो इंद्रप्रस्थ एक अलग राज्य बसाया गया। ये इसका स्थान क्या है, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र, मतलब एनसीआर का क्षेत्र है इसका स्थान। अगला है पांचाल। ये द्रौपदी का क्षेत्र है। अगर महाभारत से इसको जोड़ो तो आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा, पांचाली बोला जाता है। इनके पिता थे पांचाल। रोहेलखंड वाला जो क्षेत्र है, फर्रुखाबाद वाला, वो आता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र, वर्तमान बरेली। और दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल, वर्तमान में फर्रुखाबाद। वत्स, अगला साम्राज्य है क्या, वत्स। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान प्रयागराज वाला क्षेत्र क्या था इनका, वो था राज्य क्षेत्र। अगला वंश चेदी, बुंदेलखंड में था। इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। फिर सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। और मल्लगढ़ राज्य, मल्ल, पाबा में भी मल्ल थे और कुशीनगर में भी मल्ल थे। दोनों अलग अलग ब्रांच थी, लेकिन इनकी ब्रांचें ही थी। तो टोटल मल्लगढ़ राज्य कहाँ माना जाता है आपका, मल्लगढ़ राज्य। और कुशनारा बोला जाता है कुशीनगर को, पावा, ये इनकी 2 राजधानी थी। देवरिया के आसपास का क्षेत्र, देवरिया कुशीनगर का क्षेत्र, ये क्या था, इनका राज्य क्षेत्र था। तो टोटल आपके 8 महाजनपदों की बात होगी। अब आते हैं गणराज्य पे। गणराज्य समझो पहले होता क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, जिसका हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख क्या हो, चुना हो, वंशानुगत ना हो, उसे ऐसे ही ना नामांकित किया हो। तो गणराज्य पहले भी यही होते थे, लोकतांत्रिक पद्धति थी। यहाँ पे चुनाव होता था प्रमुख का और फिर उसके द्वारा शासन होता था। तो ऐसे 7 गणराज्य आपके थे उस समय में यूपी में। इसको याद करने का सिंपल सा है, रट लो, नाम रट लो, क्षेत्र वगैरह समझ लो। तो शाक्य, कोली, मोरी, मल्ल, मग्ग, कलाम, ये टोटल 6 हुए। लेकिन मल्ल 2 गणराज्य थे तो टोटल क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। शाक्य, कोली, मोरी, मल्ल, मग्ग, कलाम। अब मैं स्थान बता देता हूँ। शाक्य गणराज्य का नाम बहुत फेमस था, आप लोगों ने भी सुना होगा। किसका, जो आपके भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, ये क्या थे,
शाक्य गणराज्य के गण प्रमुख थे। तो यहाँ से हो गया। तो एक कपिलवस्तु जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसी के निकट लुम्बिनी, अब सिद्धार्थनगर इसका नाम है, ठीक है। तो शाक्य गणराज्य वहाँ पे था। कोली और मोरी दोनों आपके कहाँ थे, आधुनिक जो गोरखपुर है। तो रामग्राम के कोली थे और पिपलिपन के मोरी थे। फिर आगे चलते हैं। मल्ल जैसा मैंने बोला 2 जगह थे, कुशीनगर में थे, पावा में थे। इस पे एक स्टोरी सुनाऊं तो भगवान बुद्ध जो थे अपने अंतिम समय में सबसे पहले पावा गए। यहाँ पे इन्होंने सूक सदन, सुअर का जो मांस होता है, ऐसा बोला जाता है ग्रंथों में कि वो सूक सदन कर लिया था, खा लिया था वो, और इससे बीमार पड़ गए थे और बाद में कुशीनगर यानी कि कुशनारा आके इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दोनों जगह मल्ल गणराज्य था, मल्ल कुशीनगर में और मल्ल पावा में। फिर मग्ग, मग्ग कहाँ थे, समसुमार गिरी मिर्जापुर क्षेत्र में, और कलाम कहाँ थे, केशपुत्र जो गंगा यमुना का दोआब है उस वाले क्षेत्र में। ये 7 आपके क्या हो गए, गणराज्य। इन गणराज्यों में राजतंत्र नहीं था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जैसा मैंने पहले बताया। राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता था, जनता चुनती थी राजा को। और जब जनता चुनती थी तो क्या होता था, सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से चुनेगी, सर्वसम्मति से चुनेगी, इसलिए राजा को क्या बोला जाता था, महासम्मत। चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी, आज भी परिषद होती है, काउंसिल। जो इनकी बैठक का भवन था इन सदस्यों का, वो क्या कहलाता था, संस्थागार। प्रमुख सदस्यों की सभा को क्या बोला जाता था, अष्टकुलक। एक कुछ शब्दावलियां हैं आ जाती हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म का यूपी में प्रचार प्रसार क्या हुआ, कब कैसे क्या। तो शाक्य गणराज्य के जो गण प्रमुख थे शुद्धोधन, वो भगवान बुद्ध के क्या थे, पिता थे, इस बारे में बात हो चुकी है। शाक्य क्या थी, शाक्य जो थे आपके गणराज्य, वो कौशल के इक्ष्वाकु वंश, भगवान राम इसी वंश के कहलाते थे, इक्ष्वाकु वंश के, इसकी एक शाखा थी। श्रावस्ती में ही क्या किया भगवान बुद्ध ने, अब चूंकि श्रावस्ती की बात क्या हो रही, जो भगवान बुद्ध की एक्टिविटीज यूपी में हुई हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, चाहे सारनाथ हो चाहे श्रावस्ती हो, इन सब जगह पर, ठीक है। तो श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, इसके हृदय परिवर्तन किया और इसे अपना शिष्य बनाया। श्रावस्ती में ही बुद्ध को जैतवन और पुब्बाराम, 2 उपवन या जिसे बिहार भी बोल सकते हो, ये दान में मिले। कौशल का राजा था प्रसेनजीत, बात हुई है इसके बारे में। इसने बुद्ध को राजकाराम और मल्लिकाराम बिहार दान में दिए थे। जो मल्लिकाराम बिहार है इसके पास भी एक आपका स्तंभ मिले हुए हैं, स्तंभों के खंडर। वत्स के शासक थे उदयन, इन्होंने बुद्ध को घोषताराम बिहार दान में दिया। ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही, यूपी में घटित हो रही, इसलिए इसके बारे में बात हो रही। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ, जिसे बोला जाता था ऋषि पत्तन, ठीक है, ये नाम था सारनाथ का, इसके मृगदाव नामक जगह में दिया। और इस घटना को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म तो इतनी डिटेल में, एक क्लास बौद्ध धर्म की, एक क्लास जैन धर्म की इसी चैनल पे पड़ी हुई है। जो स्टूडेंट भी नए हैं वो जाके देख सकते हैं। जो एकदम नए स्टूडेंट हैं वो सिंपल है कि आपकी पंचायती राज 23 से 24 क्लासेज हैं इसकी वैल्यू एडिशन मिला के, प्लस कंप्यूटर की 16 क्लासेज, ये सारी इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ से देख सकते हो, पूरा यहीं से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे का कुछ करना चाह रहे हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना चाह रहे हो जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएं, तो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में। कौन सी नदी, हिरण्यवती नदी, जिसे आधुनिक अभी वर्तमान में गंडक नदी बोला जाता है, सदा नीरा भी इसका नाम था, ठीक है। तो इसके तट पे कुशनारा में हुआ था, कुशनारा मतलब कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु जब हुई उसके बाद क्या हुआ, इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, ठीक। और इस टाइम पे कौन था, 483 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो इस टाइम पे आपका कौन था, अजातशत्रु। और तुरंत एक बौद्ध संगीति आपकी हो जाएगी, ठीक। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और 8 जगह स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें से 4 स्तूप कहाँ हैं, यूपी में है। कौन कौन से हैं, कपिलवस्तु में एक,
कुशीनगर में है, रामग्राम गोरखपुर के पास है, और पाबा। ठीक है, रामग्राम के कौन से गणराज थे? कोलिय, पिपलिबन के मौर्य। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बौद्ध स्थल हैं वो क्या है? बौद्ध सर्किट का नाम भी आपने सुना होगा। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, रामग्राम, देवदह, पाबा। ये आपका महाराजगंज वाला एरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म देखते हैं यूपी में। चूंकि जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हम केवल वही बात करेंगे जो घटनाएं यूपी में घटित हुई हैं, यूपी स्पेशल में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिनाथ भी बोला जाता है इनको। कर्नाटक के हासन जिला है उसके आसपास, ठीक है, भगवान बाहुबली कि गोमतेश्वर में, हाँ गोमतेश्वर में बाहुबली की मूर्ति है, जहाँ पे हर 12 से साल में एक होता है दुग्धाभिषेक। तो ये इनके पुत्र माने जाते हैं जो बाहुबली है। इनका जन्म अयोध्या के सूरवंश में हुआ था ऋषभदेव का। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र एक और पुत्र थे भरत, ये चक्रवर्ती शासक थे। तो ये ग्रंथ बोलते हैं जैन धर्म। और ये भरत चक्रवर्ती शासक थे, इन्हीं के नाम पे देश का नाम क्या है? भारत पड़ा। अभी इंडिया यानी कि भारत की जो डिबेट चली थी G20 के समय में, उसमें ये बातें हो रही थी कि भारत नाम कैसे पड़ा। 23 में जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, हमें क्या जानना है? 23 में और 24 में और डिटेल में जैसा मैंने बोला तो वो क्लास देख लेना। वहाँ पे आपके एक 19 में तीर्थंकर है मल्लीनाथ। उन्हें जो आपका श्वेतांबर संप्रदाय है वो मानता है कि वो एक स्त्री थे, और दिगंबर संप्रदाय है वो मानता है कि वो पुरुष थे। ठीक है, 23 में तीर्थंकर आपके कौन थे? पार्श्वनाथ। ये काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। और थोड़ा इनके बारे में डिटेल चलें तो जो आपके 5 व्रत हैं जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उनमें से 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। और 5वां जो आपका है क्या? ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या और महोबा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में भागवत, वैष्णव या शैव धर्म का प्रसार, मतलब जो ब्राह्मण धर्म है या हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार क्या हुआ। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, जो अन्य लेखक हैं वो इसके थ्रू बात करते हैं, इसलिए हमें पता चलता है इंडिका में इस चीज़ की बात हुई। तो इन्होंने लिखा है इंडिका में जोवा रेस। जोवा रेस नाम किसके लिए? यमुना नदी के लिए यूज हुआ है कि यमुना के तट पे सूरसेन, सूरसेन अभी 16 महाजनपदों में जिक्र हुआ था, मथुरा को बोला जाता है। सूरसेन में लोग हेराक्लीज मतलब भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, इसलिए ये सारी लाइनें लिख दी कि यमुना को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा, मथुरा को क्या बोला जाता था, और भगवान कृष्ण को क्या बोला है इंडिका में, तो हेराक्लीज बोला है। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है भीतरी स्तंभलेख। इसमें जिक्र है कि इसने हूणों को पराजित किया था। एक क्वेश्चन भी आता है कि हूणों को पराजित या हूणों का आक्रमण किसने विफल किया था, तो स्कंदगुप्त है। ठीक है, यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग विफल करेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभ लेख में कृष्ण की पूजा हेतु गांव दान में देने का उल्लेख है। गाजीपुर जिला है, आपको पता होगा, यहाँ पे इनका भीतरी स्तंभ लेख है। एक अयोध्या अभिलेख की भी बात होती है, बहुत बार यूपीपीसीआर में अयोध्या अभिलेख आता है। तो अयोध्या अभिलेख किसका था? पुष्यमित्र शुंग का। आगे आएगा, वो भी आएगा, पुष्यमित्र शुंग का था। इसमें वर्णन है कि पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि, इनके ब्राह्मण थे, इनकी सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी आता है, खारवेल का है, उड़ीसा का राजा था कलिंग का। ठीक है, फिर से आते हैं। देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना है, बहुत बार बात हो चुकी। ये भी क्वेश्चन आया था आपका जूनियर असिस्टेंट में, ये भी कराया गया था जो पहले क्लासेस थी उसमें भी ये था। तो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, पंचायतन शैली में नागर शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली वो होती है जिसमें एक प्रमुख देवता का मंदिर हो और बाकी आसपास क्या हो, गौड़ देवता के मंदिर हो, है ना, छोटे देवताओं के मंदिर हो। तो पांच मंदिर हो जाते हैं टोटल, एक और 4 मंदिर हो। ठीक है, पंचायतन शैली में बना है। भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि शयन अवस्था में है, सैया पे लेटे हुए हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख केंद्र क्या थे? काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज। आज भी ये प्रमुख केंद्र हैं ये सारे स्थान। इंडिका में सूरसेन यानी कि मथुरा,
निवासियों द्वारा डायोनिसस, भगवान शिव को बोला है इंडिका में डायोनिसस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिका में इसका भी वर्णन है कि मथुरा में सिर्फ हेराक्लीज यानी कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है, यानी भगवान कृष्ण की, यहाँ पे डायोनिसस यानी भगवान शिव की भी पूजा होती थी। आगे आते हैं मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल के बारे में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने कोली गणराज्य, कोली अभी मैंने बताया, रामग्राम के कोली, पिपलिबन के मोरी, है ना, शाक्य, कोली, मोरी, मल्ल, मग्ग, कलाम, ये सारे आपके 7 गणराज्य हैं। तो कोली गणराज्य के निकट मौर्य गणराज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य गणराज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने। मौर्य राज्य की राजधानी क्या थी, पिपलिबन थी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है, सोहगौरा गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें अकाल के समय जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का जिक्र है। मतलब अकाल के समय अनाज का भंडारण करने के लिए गोदाम बनवाए। इन अनाज भंडारण गोदामों का अगर आप हड़प्पा सभ्यता में जाओ तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं अन्नागार बड़े बड़े। यहाँ पे सोहगौरा एक और अभिलेख है महास्थान, इन दोनों में ये बात हुई है कि अकाल के समय कोठार बनवाए। तो सोहगौरा आपका कहाँ है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए, ध्यान रखना। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, है ना। तो इनमें से 5 यूपी से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले अहरौरा, मिर्जापुर लघु शिलालेख, मेरठ जिसको बोला जाता है, तो मेरठ वाला आपका क्या है, बृहद शिलालेख है। इसको दिल्ली लेके आ गया था फिरोज शाह तुगलक। अगला है आपका प्रयाग, प्रयागराज के जो किला है इलाहाबाद का वहाँ पे स्थित है, बृहद स्तंभ लेख है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो प्रयागराज का स्तंभ लेख है इसी पे आपको प्रयाग प्रशस्ति लिखी मिलेगी। इसके बाद इसी पे आपको जहांगीर के भी लेख मिलेंगे लिखे हुए। सारनाथ लघु स्तंभ लेख है यहाँ पे। इसके बाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है, उसे रानी का अभिलेख भी बोला जाता है। एक और स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा, ये सहारनपुर में था। ठीक है, दिल्ली टोपरा को भी दिल्ली लेके फिरोज शाह तुगलक गया था। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ये दोनों आपके दिल्ली आ गए थे। सभी अभिलेखों की भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है, आमजन वाली भाषा थी उस टाइम पे, और लिपि क्या है, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, टी पेंथलर, इन्होंने की। कब, 1750 में। और इन्हें सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यही था। अशोक ने यूपी में अनेक स्तूपों का निर्माण कराया। कौन कौन से, सारनाथ में आपका धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है और धर्मराज का स्तूप है। और ये पूछा जाता है, मैचिंग में आ जाता है या डायरेक्ट आ जाता है कि कौन कौन से स्तूप यहाँ पे स्थित है यूपी में। मौर्योत्तर काल जान लेते हैं। मौर्योत्तर काल देखो, पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण था। मौर्य काल में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला और दान दक्षिणा पर रोक लग गई, चीज़ें लग गई ब्राह्मणों में। तो ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मण भी रुष्ट थे। और ये सेनापति था मौर्य वंश का, इसने क्या किया, हत्या करके अंतिम शासक की और बन गया खुद शासक, और शुंग वंश की इसने स्थापना की। आगे चल के 84,000 स्तूपों को तोड़वाएगा। ये अति संयुक्ति भी हो सकती है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, उसने तोड़वाया। आगे चल के ये फिर 2 स्तूप होंगे आपके, सांची और भरोत, इनका पुनरुद्धार भी कराएगा। पहले ईंटों के थे, इसको पत्थर लगवाए गए इन स्तूपों में। तो ऐसा भी इसके बारे में आता है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था मालविकाग्नि मित्रम। वो ग्रंथ मालविका करके एक युवती थी और अग्निमित्र शुंग जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, इनकी प्रणय कथा पर वर्णित है। कुषाण शासक कनिष्क थे, इनकी प्रथम राजधानी तो पेशावर थी, लेकिन द्वितीय राजधानी इसने मथुरा बनाई थी। आगे चल के आप देखोगे गांधार, मथुरा,
दो कला शैलियों को कुषाण कनिष्क के शासनकाल में बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक और कला शैली अमरावती, उनको सातवाहन लोग देंगे। बाकी कला शैली क्या है, ये सब जीएस का पोर्शन है, बहुत डिटेल वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला। ठीक है। कनिष्क ने मथुरा में खरपल्लान तथा बनस्पर को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसने सेकंड राजधानी बनाई थी। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ऐसा आता है, सोने के सिक्कों के बारे में 2 क्वेश्चन आते हैं, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे। सबसे ज़्यादा शुद्ध की बात हो रही है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात हो तो यह है बिम कडफिसस। ये भी कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का पहला शासक था कुजुल कडफिसस, और द्वितीय शासक कौन था, बिम कडफिसस। कनिष्क ने मथुरा कला शैली को संरक्षण दिया था, जो मैंने बोला। ना सिर्फ मथुरा को दिया था, गांधार को भी दिया था। गांधार कला शैली में आपकी क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही चीज़ें बनाएंगे। मथुरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, और अमरावती में भी सिर्फ बौद्ध धर्म। और भी बहुत सारी चीज़ें, भगवान बुद्ध को यहाँ पे मानव रूप में दिखाया गया है। यहाँ इनका जो प्रभा मंडल है, आभा मंडल, भगवान के रूप में चित्रित है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक। शुंग वंश के बाद अगला वंश आएगा जो आपका वो कर्ण वंश है। इसके बाद अगला वंश आएगा आंध्र सातवाहन वंश, फिर इक्ष्वाकु वंश, इनका शासन है। ये मैंने एक टर्मिनोलॉजी लगा दी। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती वो मैंने बताया कि हिंदयवन, शक, पहलव, कुषाण, ये विदेशियों के आगमन का एक ऑर्डर है। सबसे पहले हिंदयवन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, और फिर कुषाण आए। मिनांडर क्या था, हिंदयवन था, है ना। इक्ष्वाकु वंश को, इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे, इनको पुराणों में श्री पर्वती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आंध्रभृत, या तो श्री पर्वती या आंध्रभृत कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, श्री पर्वती किस वंश के शासकों को कहा गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं गुप्त काल यूपी में। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख से मिलती है। इसके बारे में पता चलता है कि आर्यावर्त, इसने बहुत सारे विजय अभियान कराए थे। ये मेंस वाला है, एक मेंस का आंसर पड़ा हुआ है, वहां से पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त के सारे विजय अभियान आ जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि ये विंसेंट स्मिथ जो थे, 1904 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इसको क्या बोला, नेपोलियन, भारत का, समुद्रगुप्त को अंतिम ऐसा शासक था जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसके पहले किसने, मौर्य काल में था इतना बड़ा साम्राज्य। ठीक। तो इसने क्या किया, आर्यावर्त के भी दौरे किए, 9 आर्यावर्त के राज्य जीते, और 12 दक्षिणावर्त भी किया इसने, यहां भी दौरा किया। अब दक्षिण में जाता था तो ये क्या नीति अपनाता, राज्यों को जीतता था, उनसे धन लेता था, एक टैक्स लेता था, फिर राज्य उनको सौंप देता था। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी इसने। आर्यावर्त के लिए अलग नीति अपनाई थी, है ना, राज्य प्रस्फोधरण, राज्य प्रस्फोधरण की नीति अपनाएगा कि राज्य का प्रसार कर लेगा। आटविक जातियां थीं, उनके प्रति अलग नीतियां अपनाएगा, उनसे बोलेगा टैक्स लेने की, है ना, उनको उनको गुलाम बना लेने की नीति अपनाएगा। इस तरीके से अलग अलग उसके प्रति ये अलग अलग नीतियां अपनाएगा। तो इसके इन सारे विजय अभियानों की जानकारी कहाँ से मिलती है, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, जैसा मैंने बताया, उसी पर ही प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है, उससे मिलती है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है गाजीपुर में, गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में स्थित है, और हूणों का आक्रमण विफल किया था, इसकी जानकारी मिलती है। गुप्त काल में ही शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, ध्यान रखना। गुप्त काल में क्या हुआ, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आर्ट एंड कल्चर का यह स्वर्णकाल, क्लासिक युग कहलाता है गुप्त काल। बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए, और इसका प्रमुख उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन आया था, कि देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर। दूसरा भीतरगांव कानपुर का है, भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है। जो भीतरगांव मंदिर है वो ईंटों का बना है, ठीक है। इन सब का निर्माण कहाँ हुआ, यूपी में हुआ, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण बहुत हुए। नचना कुठार का मंदिर है, एरण का मंदिर है सागर में, ठीक है, पिपरा महादेव का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो आपकी यूपी वाले हैं। सिरपुर में एक ईंटों का मंदिर है जो छत्तीसगढ़ में है। तो कानपुर में ईंटों से निर्मित भीतरगांव का मंदिर है।
अब अगला वंश आते हैं गुप्त काल में। यूपी में इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कुछ गुप्त काल में जो रचनाएं हुई हैं वो जरूर देख लेना। वैसे यूपी स्पेशल में रचनाएं एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आधुनिक युग के कवियों की। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के बारे में जान लेते हैं। पुष्यभूति थे, उन्होंने इस वंश की वो की थी स्थापना। फिर एक व्यक्ति थे प्रभाकर वर्धन, ये थे किसके पिता? हर्षवर्धन के पिता। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश। अभी ये सब बैकग्राउंड जानने के लिए जरूरी, जो आपको मेन जानना है वो हर्ष का कार्यकाल के बारे में जानना है। मूलतः थानेश्वर यानी कि हरियाणा का जो अंबाला क्षेत्र है, यहाँ से ये लोग थे। हुआ क्या था कि ये इनके बहनोई थे। इनकी बहन थी राजश्री वर्मा, हर्षवर्धन की। इनके पति थे ग्रह वर्मा, मौखरी वंश के शासक। इनकी हत्या कर दी थी किसने? देवगुप्त ने। ठीक है, देवगुप्त मालव शासक थे, इनके द्वारा इनकी हो जाएगी हत्या। तो इनकी बहन क्या करेंगी? छोड़ के चली जाएंगी सब राज वगैरह। तो ये बंदा मजबूर हो जाएगा, और मजबूर होके आएगा और सीधा देखो नया राज्य ही बना डालेगा। कन्नौज उस टाइम पे सबसे प्रमुख जगह थी देश भर की, इसकी सत्ता संभालेगा। कन्नौज पे आके और आक्रमण करके जीत लेगा, कन्नौज की सत्ता संभालेगा ये बंदा। ठीक है, कन्नौज के पहले एक पाटलिपुत्र थी। तो मौर्य काल तक पाटलिपुत्र, आगे चल के कन्नौज का महत्व बढ़ेगा। और ये क्या करेगा फिर? अपनी राजधानी थानेश्वर से क्या है? शिफ्ट करेगा कन्नौज। आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं। एक तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आया था? हुइंसा। ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष ये प्रयाग में मोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। बड़े पैमाने पर दान, जितनी संपत्ति है दान कर देता था, सबको दान देता था, कोई भेदभाव नहीं करता था, चाहे बौद्ध हो, चाहे आपके हिंदू हो, शैव धर्म हो, चाहे आपके वैष्णव हो। ऐसा माना जाता है ये था तो बौद्ध धर्म का अनुयायी। पहले ये शैव था, बाद में बौद्ध धर्म का बना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिव, मतलब बौद्ध धर्म के बुद्ध के अतिरिक्त भगवान शिव और सूर्य की भी पूजा होती थी। अब बुद्ध की अगर पूजा हो रही तो कौन सा है? महायान शाखा है बौद्ध धर्म की। तथा संपत्ति दान में दी जाती थी। यहाँ पे हर्ष ने प्रयाग तथा कन्नौज में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। सम्मेलन का भी आयोजन कराता था, हर 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। कन्नौज, इसके समय में कन्नौज बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया था, और इसे क्या बोला जाता था? महोदय श्री। ये क्वेश्चन आता है, इस नाम से बुलाया जाता था। अब इसके बाद हर्षवर्धन का इतना ही जानने लायक। अब आ जाते हैं त्रिदलीय संघर्ष। हुआ क्या? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अलग अलग शासक थे। पाल कहाँ थे आपके? पूर्वी भारत में, बिहार और बंगाल में। गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक रहेगा, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये लोग थे। दूसरे रहेंगे आपके गुर्जर प्रतिहार, ये मालवा क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, तीसरे रहेंगे आपके कौन? राष्ट्रकूट, ये दक्कन क्षेत्र में रहेंगे। इन सब की नजर आ जाएगी कहाँ पे? कन्नौज की जो समृद्धता, कन्नौज और कन्नौज में जो अस्थिरता थी, कोई शासक शक्तिशाली नहीं था, तो ये सब कन्नौज के लिए आपस में लड़ेंगे। बराबर लड़ते रहते हो, कम से कम 200 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। 750 ईस्वी में, 750-51 में आपका गोपाल बनता है। गोपाल को एक्चुअली चुना जाता है। बंगाल में गौड़वंशी शासक था शशांक। ये पूरी हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की क्लासेज आपकी सारी मिली हुई है, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, या जीएस का सिंगल बैच आपका पढ़ा हुआ है। और जो भी चीज़ हिस्ट्री की पढ़ी, फिर बता रहा हूँ आपकी कि यूपी पीसीएस स्तर तो छोड़ दीजिए, यूपीएससी स्तर तक भी आपकी बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। जो भी आपका सब्जेक्ट कराया वो इस हिसाब से कराया कि दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं कि शशांक गौड़वंशी रहता है, इसकी हत्या, बहुत खराब शासक रहता है ये। ठीक है, धर्म का धर्मनिरपेक्ष होता है, ये जस्ट उल्टा था। बौद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष को ये कटवा देता है शशांक। ठीक है, तो इस व्यक्ति की हत्या कौन करेगा? शशांक की हत्या हो जाती है, और इसके बाद कौन? गोपाल शासक बनेगा, जनता चुन लेगी बंगाल का, और यहाँ से पाल वंश की नींव डलेगी। अगला शासक आएगा धर्मपाल, और इसी धर्मपाल के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होगा। ठीक है, किस किस के बीच में होता है इनकी बात हो ही गई है। 200 वर्षों तक चला। प्रमुख शासक, हर वंश के प्रमुख शासक कौन थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया? तो पाल वंश का देखो धर्मपाल था,
गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज था और राष्ट्रकूट का ध्रुव था। तीनों के पहले पहले उठा लो, मेन नाम इन्हीं का आता है कि इनके बीच में चला संघर्ष। लेकिन आगे चल के जब 200 वर्ष चलना है तो ये तो 200 वर्ष जिएंगे नहीं ना, ये जिएंगे। तो फिर ये देवपाल भी युद्ध लड़ेंगे, विग्रहपाल लड़ेंगे और नारायण पाल, ये पाल वंश के हैं। फिर यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय, मेहरभोज, सबसे शक्तिशाली था ये गुर्जर प्रतिहार का मेहरभोज, ये महेंद्रपाल। ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वन ऑफ द था, मतलब बहुत जो 4-5 लोग हैं जो सबसे ज्यादा समय तक भारत पर शासन किए उसमें ये था। और किरण द्वितीय। अब आते हैं, अंततः गुर्जर प्रतिहारों की विजय होगी। जो 200 वर्ष का टोटल संघर्ष था उसमें लास्ट में क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार विजय होंगे। और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा था, मेहर भोज। मेहर भोज ने आदि बराह की उपाधि ली थी। इसके मेहर भोज के शासन काल में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अब आते हैं गहड़वाल या चंदेल वंश। तो आपने नाम सुना होगा, जो भी थोड़ा गद्दारी करता है उसको जयचंद नाम दे देते हैं। दूर हटो इन जयचंदों से, ऐसे करके सुना है ना। जयचंद वही व्यक्ति है जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस व्यक्ति से थोड़ा दगा इसने भी किया था। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तिथि। पृथ्वीराज तिथि ने क्या किया था, इसकी बहन को शायद भगा के ले आए थे, ऐसा जिक्र मिलता है, ठीक है। तो फिर ये निराश रुष्ट हो गया। इसी ने ही मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था कि आइए आक्रमण कीजिए, इसलिए इसको जयचंदों को खराब बोला जाता है। 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। जयचंद आगे आएंगे इसी वंश के। इसका सर्वश्रेष्ठ शासक गोविंद चंद 1114 से 1154 ईस्वी तक था। इसने क्या किया था, गजनी के शासक महमूद तृतीय को पराजित किया था। गहड़वाल शासकों की काशी नरेश, जो गहड़वाल शासक थे इन्हें काशी नरेश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि काशी पे इनका बहुत अच्छा फोकस था, इसलिए इनको काशी नरेश बोला जाता है। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। पृथ्वीराज तृतीय का ये समकालीन था। मोहम्मद गौरी, जैसा बोला मोहम्मद गौरी को ये बुलाएगा। मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देगा, पृथ्वीराज तृतीय को मार देगा। अगले साल वो जयचंद को बोलेगा कि अब आप भी आ जाओ, और चंदावर का युद्ध होगा और इनको हरा के इनको भी मार देगा। श्री हर्ष नामक एक विद्वान था जो जयचंद के दरबार में था। अगला वंश देख लेते हैं, चंदेल वंश। बुंदेलखंड का वंश था ये। खजुराहो में जो भी मंदिर या जो भी निर्माण कार्य आप देखोगे जाके, ये चंदेल वंश के शासकों ने कराया। इसका संस्थापक कौन था, नन्नुक। 831 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। इनका प्रमुख क्षेत्र बुंदेलखंड था, और बुंदेलखंड का नाम क्या था उस टाइम पे, जेजाक भुक्ति। राजधानी, प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर थी, लेकिन बाद में खजुराहो शिफ्ट हो गई थी। चंदेल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था धंगदेव, ठीक है। इनका एक शासक विद्याधर भी था। विद्याधर ऐसा शासक था कि बहुत बड़ा देशभक्त था। तो जब क्या होगा, महमूद गजनबी यहाँ पे आक्रमण कर रहा होगा, तो एक शासक रहेगा राज्यपाल। ये सरेंडर, बिना युद्ध किए अपना राज सरेंडर कर देता है, तो ये बंदा रुष्ट हो जाता है, ये जाके राज्यपाल को खोज के मार देता है, ठीक है। और जो महमूद गजनबी को अगर कोई व्यक्ति टक्कर देता है तो यही देता है उस समय पे। ये थोड़ी स्टोरी है। अब आते हैं चंदेल शासक धंगदेव। इसने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे फेमस मंदिर है ये सारनाथ का, 999 ईस्वी में स्थापना की थी। धंगदेव के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने वहाँ पे कोई नदी वगैरह है, तालाब शायद, वहाँ पे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हुए प्राण त्यागे। तो बहुत ही भक्तिमय व्यक्ति भी था। चंदेल का एक शासक था कीर्ति बर्मन। इसने महोबा में कीर्ति सागर नामक एक झील का निर्माण कराया था, आज भी ये झील है। आला और ऊदल का नाम सुना होगा, ये दो सेना नायक थे। परमर्दी देव नामक चंदेल वंशी एक शासक थे, उनके दरबार में रहते थे। महोबा में आला वगैरह, आला उदल एक गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इसमें आला उदल को भगवान के रूप में माना जाता है कि हाँ। तो परमर्दी देव के सेनापति थे आला और उदल। परमाल रासो, आप लोगों को बताना है परमाल रासो किसने लिखी। आगे चलते हैं, कुछ नोट करके। आखिरी है, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास आपकी समाप्त होती है।
जो लोग भी देख रहे हैं क्लास अच्छी लग रही तो थोड़ी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इतना ध्यान रखा करो। अगर आप कुछ चीज़ें नैतिकता, पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, आपके ज्ञान का स्तर बढ़ना। इग्नोर कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बट इतनी मेहनत अगर आपके लिए हो रही है तो आप भी अपना थोड़ा नैतिक कर्तव्य निभाओ। आसपास जो भी है, जो भी फ्रेंड हैं, दूर दूर तक भी हों, उनसे शेयर किया करो, सबका फायदा होगा इससे, ठीक है। शेयर भी करते रहो, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो, कोई चीज़ पूछी जाए तो कमेंट में उसका जवाब दिया करो। और अगर ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से मेहनत करना चाह रहे हो तो ये पेड बैच की जानकारी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।